हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ असर पे एंड वेलकम बैक टू अनदर केस स्टडी विद मी। ये पहला साल है देहरादून में ऐसा जब हमारे पास यहाँ मसूरी में बर्फ़ नहीं गिरी एंड इट मेक्स मी रियली सैड क्योंकि आई वाज वेटिंग फॉर माय काला मोमेंट। दिल्ली वालों कैसे हो भाई तुम लोग हैं? इतनी ठंडी भारी है तुम्हें? हमारा फ्यूचर तो गयो भाई सीरियसली। वेल आज का जो केस है वो मुझे कभी किसी ने रिकमेंड नहीं करा, बट आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट इट क्योंकि कोई भी लोनर ऐसा आदमी बन सकता है। आई फील लाइक कि अगर आदमी अपनी ज़िंदगी में थोड़े से डिफरेंट डिसीजंस ले तो वो बिल्कुल एंड अप हो सकता है इस आदमी की तरह। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद दिस। एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट, ये दो साइड हैं एक ही कॉइन के। कहीं सालों से ऐसा दिखाया जाता है कि आउटगोइंग पर्सनैलिटीज आर मोर फन एंड एंजॉयबल, और जो लोग इंट्रोवर्टेड हैं दे आर नर्ड्स, गीक्स, लोनली, फ्रेंडलेस, जिन्हें सोशल सिचुएशंस में खुद को कैसे हैंडल करना है ये नहीं पता। अगर तुमने कभी साइको मूवीज़ भी देखी होंगी तो उनमें भी ज़्यादातर जो किलर्स होते हैं वो इंट्रोवर्टेड आउटकास्ट होते हैं जिन्हें ज़्यादातर टाइम पे सोसाइटी से नफरत होती है। पर इस डेफिनेशन को मैच करने वाला ऐसा ही एक आदमी सच में चाइना में रहता था जिसने बस 3-4 साल में 67 कंफर्म खून करे थे जस्ट बिकॉज ही वॉज सोशली ऑकवर्ड एंड ही कुड नॉट फेस हिमसेल्फ। सो लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट टुडेस केस रिवॉल्विंग अराउंड यांग ज़ेनहाई। Yang Zhenhai was born on July 29, 1968 in Zhenjiang County, चाइना। यांग के परिवार में उसके मॉम, डैड और 4 सिबलिंग्स थे जिनमें से वो सबसे छोटा था। जिस जगह यांग रहता था उस जगह सभी लोग गरीब थे, लेकिन यांग की फैमिली उन सब में से भी सबसे ज़्यादा गरीब थी। और छोटे से ही यांग को ये चीज़ समझ आ गई थी कि दुनिया सिर्फ पैसों पे चलती है। यांग बचपन से ही काफ़ी इंट्रोवर्टेड था, पर स्टडीज़ में, स्ट्रीट क्रेड में वो काफ़ी तेज था। एक्चुअली बचपन से ही वॉज वेरी स्मार्ट एंड वेरी क्लेवर। उसका बचपन से ही फिल्म मेकिंग और सेट डिज़ाइन में इंटरेस्ट था, और उसकी फैमिली के अकॉर्डिंग यांग घंटों तक बुक में सेट डिज़ाइन करता और अपनी मूवी के आइडियाज़ भी लिखता जिन्हें एक दिन यांग को थिएटर में दिखाना था। यांग बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव था, ये चीज़ तो उसके पेरेंट्स को क्लियर थी, और जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे उसके उनको भी ये बात पता थी। पर एक बार यांग का रूम चेक करते हुए उसके पेरेंट्स ने उसकी डायरी देखी जिसमें वो अपने सारे आइडियाज़ लिखता था, और उसमें यांग के पेरेंट्स ने देखा कि यांग ने एक बुक भर के अलग ही यूनिवर्स की स्टोरी लिखी है जिसमें खुद के रूल्स थे, खुद का रिलीजन था और खुद के लोग भी थे। और यांग ने इस जगह को नाम भी दिया था प्ले-डो फ्लास्क। ये चीज़ देख के कि हमारा बेटा इतना क्रिएटिव है, एक मिडिल स्कूल स्टूडेंट होने के बावजूद उसने इतनी क्रिएटिव चीज़ लिखी है, हिज पेरेंट्स वर रियली प्राउड ऑफ हिम। पर जैसे जैसे वो प्ले-डो फ्लास्क के बारे में पढ़ते गए उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि इस बुक में जो मेन कैरेक्टर है वो यांग जैसा ही है। दैट कैरेक्टर वॉज अ सोशल आउटकास्ट, उसके कोई दोस्त नहीं थे, वो क्रिएटिव था बट ही वॉज स्टिल अलोन एंड ही वॉज इंट्रोवर्टेड। मोर सो यांग ने अपने आप को इस यूनिवर्स में एक हीरो बनाया था, एंड इवन बीइंग अ हीरो यांग का कैरेक्टर यहाँ अच्छे काम नहीं करता था। यांग का कैरेक्टर बहुत सारे कत्ल और क्राइम्स करता और उनसे बच के निकल जाता, और प्ले-डो फ्लास्क की पूरी स्टोरी इसी चीज़ के अराउंड रिवॉल्व थी कि कैसे ये एंटी हीरो हर एक क्राइम से बच जाता है, विच ऑब्वियसली मेड हिज पेरेंट्स अपसेट। पर उससे भी ज़्यादा उसके पेरेंट्स इस बारे में कंफ्यूज थे कि इतना छोटा बच्चा ऐसी चीज़ें कैसे सोच सकता है। एंड इट वॉजंट जस्ट द इंसिडेंट्स इन द बुक, यांग के कैरेक्टर ने काफ़ी सोच समझ के काफ़ी डिटेल से ये कत्ल करे थे। इट वॉज डिटेल टू द पॉइंट कि वो उसमें स्ट्रीट का नाम लिखता, टाइम में वो सेकंड भी लिखता। एंड दिस होल सिनेरियो इट रियली स्केयर्ड यांग्स मदर। यांग की मॉम को ये डर था कि कहीं यांग ये सारी चीज़ें असली ज़िंदगी में ना कर दे। यांग पहले से ही किसी से भी इंटरेक्ट नहीं करता था, तो उन्हें लगा कि शायद यांग स्कूल के बच्चों को हेट करता है, एंड दिस वॉज हिज वे ऑफ लेटिंग इट ऑल आउट। पर स्कूल में यांग ने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करी और वो अपनी बुक पर काम करता रहा। जब यांग 17 साल का था तो उसने हाई स्कूल छोड़ दिया था इन 1985, और यांग ने इसके लिए एक्सक्यूज़ ये दिया कि लोगों के बीच रहकर और स्कूल के बच्चों की आवाज़ उसके कान में चुभती है और वो वहाँ एक और सेकंड नहीं रह सकता, जिसके वजह से उसके पेरेंट्स ने उसे डांटा, और यांग गुस्से में हमेशा के लिए 17 साल की उम्र में अपना घर छोड़ के चले गया। यांग अब सरवाइव करने के लिए और जॉब्स करता रहा, और वो कभी भी एक लोकेशन पे ज़्यादा दिन नहीं रुकता था, जिसके चलते हुए वो लोकेशन टू लोकेशन पूरे चाइना में ट्रैवल करने लगा। एक बार यांग को अराउंड 200 किलोमीटर दूर की बस टिकट लेनी थी, तो पैसे ना होने की वजह से
उसने स्टेशन में ही एक बुढ़ी औरत का पर्स चुरा लिया। एंड 1987 से यांग अब छोटी मोटी चोरी भी करने लगा था। एंड ये पहली चोरी करने के बाद अब हर जगह ट्रैवल करते हुए वो काम की जगह बस चोरी करता। और चालाक तो वो पहले से था ही, तो चोरी करने से पहले वो आदमी को परखता, उसे कई दिनों तक ध्यान से देखता और फिर एक राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करता ताकि कोई भी उसे चोरी करते हुए पकड़ न ले। पर 1988 में जब यांग 20 साल का था तो उसे चाइनीज पुलिस ने पकड़ लिया था और फिर उसे 3 साल के लिए लेबर कैंप भेज दिया गया था, जहां से वो 1991 में बाहर आया। पर जेल से बाहर निकलने के बाद एक अच्छा नागरिक बनने की जगह यांग ने वापस चोरी शुरू कर दी। एंड पुलिस ने उसे दोबारा पकड़ लिया और इस बार उसे 5 साल के लिए लेबर कैंप भेजा गया था। और 8 साल टोटल में लेबर कैंप में इम्प्रिजन होने के बाद 1996 में यांग फाइनली छूट गया था। पर 1996 में कैंप से बाहर आने के बाद यांग काफ़ी बदल सा गया था। कुछ ना कुछ तो उस कैंप में उसके अंदर चेंज हुआ, कुछ ना कुछ तो उसके दिमाग में ये बदलाव आया। पर जब वो कैंप से बाहर आया 1996 में तो उसने फिर दोबारा चोरी नहीं करी। दिस डिड नॉट मीन दैट ही वाज अ नाइस गाय नाउ। वो और भी ज्यादा, अब यांग और भी ज्यादा क्रीपी रास्ते पर निकल चुका था। जेल से बाहर निकलते ही यांग ने एक लड़की को स्टॉक करना शुरू करा। ही डिडंट नो दिस गर्ल, और यांग ने कभी भी पहले इस लड़की को नहीं देखा था। पर फिर भी यांग वॉज फिक्सेटेड ऑन हर। तो एक शाम को उसे कई दिनों से फॉलो करते हुए यांग ने इस लड़की पे पीछे से हमला करा और उसने इस लड़की पर असॉल्ट करने की कोशिश करी। पर किसी तरह ये लड़की यांग के चंगुल से भाग गई और उसने सीधा पुलिस को इन्फॉर्म करा यांग के बारे में, जिसके पकड़े जाने के बाद यांग को 5 साल की जेल हुई। पर पूरे 5 साल ना काटने के बजाय सिर्फ 4 साल बाद यांग को जेल से रिलीज कर दिया गया था। सो ही वॉज लेट आउट इन 1999 में जेल से बाहर निकलने के बाद पता नहीं किस तरह पर यांग ने एक लड़की को इम्प्रेस कर दिया था। इस लड़की को कुछ भी पता नहीं था यांग के पास के बारे में या फिर वो कहाँ से आया है, बट दे वर अ वेरी हैप्पी कपल। यांग एंड दिस गर्ल वर डीपली इन लव और उनकी रिलेशनशिप इतनी ज़्यादा सीरियस थी कि यांग इस लड़की को शादी के लिए पूछने वाला था। पर किसी तरह एक दिन यांग की गर्लफ्रेंड को यांग के ऊपर लगे हुए सेक्सुअल असॉल्ट के चार्जेस के बारे में पता चल गया और शादी के प्रपोज करने से पहले ही यांग की गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया। और इस हार्ट ब्रेक के बाद यांग एक कंप्लीट साइकोपैथ बन गया। अपनी गर्लफ्रेंड वाली सिचुएशन के लिए, अपने जेल जाने के लिए, हर एक चीज़ के लिए यांग अपने आप को छोड़कर बाकी हर एक चीज़ को ब्लेम करने लगा। सोसाइटी को ब्लेम करने लगा कि मेरी लाइफ खराब सिर्फ सोसाइटी की वजह से है, मेरी लाइफ बर्बाद सोसाइटी के रूल्स की वजह से है। और यांग सोसाइटी से बदला लेने के लिए रैंडम लोगों को मारने लगा, जिनमें से ज़्यादातर लड़कियां थी। और वो इन लड़कियों को सिर्फ मारता ही नहीं था, इन लड़कियों को मारने से पहले वो उनका शोषण भी करता था। काइंड ऑफ सैड क्योंकि नंबर इतना ज़्यादा बड़ा है एंड 70% ऑफ हिज विक्टिम्स वर गर्ल्स ओनली। सो यांग अब रैंडम लोगों को मारने लगा, बट ही वॉज क्लेवर। तो 1999 से 2003 जब यांग के क्राइम सबसे ज़्यादा एक्टिव थे तो उसने 67 लोगों की या तो जान ली थी या फिर जैसा मैंने बताया उनका शोषण करा था। और पुलिस से बचने के लिए वो कभी भी सेम वेपन यूज़ नहीं करता था, वो हमेशा अपने वेपन चेंज करता रहता था, जैसे कि एक्स, हैमर, शवल, ताकि पुलिस को ये पता ना लग पाए कि आखिर किस आदमी ने ये खून करे हैं। और खून करते वक्त यांग हमेशा वाइट ग्लव्स पहनता था, जो कि वो लोगों को मारने के बाद उनकी डेड बॉडी के पास छोड़ देता था। 4 साल में 67 कंफर्म्ड विक्टिम्स काफ़ी बड़ा नंबर है। पर ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि यांग अब अपने अच्छे थॉट्स और रीजन से पूरा कट ऑफ हो गया था। वो सोसाइटी से इतना ज़्यादा चिढ़ा हुआ था कि उससे दूसरे लोगों की खुशी देखी नहीं जाती थी। तो सेम वेपन यूज़ करते हुए वो कभी कभी पूरी की पूरी फैमिलीज को ही मार देता था, इंक्लूडिंग ओल्ड एंड यंग बेबीज एज वेल। और एविडेंसेस छुपाने के लिए या तो वो डेड बॉडीज को घर के साथ ही जला देता था या फिर जो लोग हल्के होते थे वो उनकी बॉडीज लेकर उन्हें रिवर में फेंक देता था। और उसकी एक वियर्ड आदत थी, एक तो मैंने जैसे बताया कि वो अपने वाइट ग्लव्स डेड बॉडीज के बगल में छोड़ देता था, और सेकंड उसकी वियर्ड आदत ये थी कि हर बार जब भी वो फैमिलीज का मर्डर करता था तो फैमिलीज को मारने के बाद वो उनके घर से उनके कपड़े चुराता था और वो उन्हें तब तक पहनता जब तक वो नेक्स्ट फैमिली को ना मार दे। और नेक्स्ट फैमिली को मारने के बाद वो फिर से ये साइकिल रिपीट करता था और इतने कपड़े बदलने और फेंकने की वजह से पुलिस को उसका डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली देना मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से वो इतने साल तक खुले आम नॉर्मल लोगों के बीच में घूमता रहा। यांग वाज रोमिंग अराउंड फ्रीली, पर उसका प्लान इतना ज़्यादा भी परफेक्ट नहीं था। जैसे कि मैंने कहा कि वो कई सारी लड़कियों को भी मारता था और वो उन लड़कियों का शोषण करता था, जिसकी वजह से वो पहले जेल भी गया था। तो जब भी वो किसी लड़की को मारता उससे पहले वो उस लड़की का रेप पक्का करता, जिसकी वजह से स्ट्रगल और अपने आप को बचाने के लिए लड़कियां भी उसे पुश करती या मारती। और ऐसे कई लड़कियों के नाखून में
यांग की स्किन मिली, जिससे उसका डीएनए पुलिस के पास पहुंच गया था। इन अक्टूबर 2002 यांग एक और फैमिली को अटैक करने वाला था। इस फैमिली का मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग ही था और ये लोग गांव साइड में रहते थे और इनका घर बाकी फार्मर्स के घर से काफी दूर था। तो यांग ने इन्हें मारने से पहले शायद से ये सोचा होगा कि इन्हें मारना तो बहुत ज़्यादा आसान है, मैं यहाँ से आराम से भाग सकता हूँ। तो यांग उस घर में घुसा और उसी फार्मर का शवल लेके यांग ने सबसे पहले इस घर में हस्बैंड को मारा। उसने इस घर के हस्बैंड पे पीछे से हमला करा और उसके सर पे शवल से चोट मारी। फिर उसने उस घर में मौजूद 6 साल की बच्ची को गला दबा कर मार दिया और फिर उसने उस घर में मौजूद एक प्रेग्नेंट लेडी को सर पे पहले शवल से मारा और फिर उसने इस प्रेग्नेंट लेडी का शोषण करा। इस सब के बाद यांग काफी थक गया था, तो जैसे वो नॉर्मली अपने एविडेंसेस हटाता था या फिर अपने ग्लव्स छोड़ देता था, उसने इस बार ऐसा कुछ भी नहीं करा और केयरलेसली वो यहाँ से चले गया, थिंकिंग कि ये लेडी तो अब थोड़ी देर में मरी जाएगी। बट दिस प्रेग्नेंट लेडी शी सर्वाइव्ड। उन्होंने यांग का डिस्क्रिप्शन पुलिस को दिया, पर अनफॉर्चुनेटली ये लेडी हॉस्पिटल में कुछ दिन बाद मर गई। एंड इवन सैडर थिंग फ्रॉम दैट न्यूज़ वाज कि उनकी हेल्प के बावजूद भी यांग 2002 में पकड़ा नहीं गया था। नवंबर 3, 2003 चाइना हेबेई में यांग एक नाइट क्लब में था। ही वॉज लुकिंग फॉर हिज नेक्स्ट शिकार देयर एज वेल, जब अचानक पुलिस रूटीन चेक करने इस क्लब में आई। पर यांग को ये लगा कि शायद से पुलिस को उसके यहाँ होने की खबर मिल चुकी है और पुलिस वहाँ चेक करने नहीं, उसे वहाँ पकड़ने आई थी। तो यांग पुलिस को देखकर काफी सस्पिशियस बिहेव करने लगा और वो इस क्लब में पीछे के दरवाजे से निकलने की कोशिश करने लगा। जब ही अचानक उसे बारटेंडर ने रोका, एज नोबडी वाज अलाउड बैक देयर। और जब पुलिस ने ये सब कुछ होते हुए देखा, देन दे स्टॉप्ड हिम एंड दे टुक हिम फॉर क्वेश्चनिंग। पर पुलिसमैन को स्टेशन में यांग का नाम डालकर ये पता चला कि इसके नाम पर तो कई सारे क्राइम केसेस हैं और 4 लोगों ने यांग के खिलाफ डिस्क्रिप्शन देकर रिपोर्ट्स भी लिखाई थी। यांग अब प्रॉपरली फंस चुका था। जितने भी लोगों ने यांग का डिस्क्रिप्शन दिया था, जितनी भी लड़कियों ने बताया था पुलिस को या फिर रिपोर्ट लिखाई थी, वो सब कुछ अब यांग के पीछे थी। सो फीलिंग कॉर्नर्ड, यांग ने खुद ही कन्फेस कर दिया कि उसके सारे क्राइम्स क्या हैं। 21 नवंबर को पुलिस के सामने यांग ने ये कन्फेस करा कि उसने 67 मर्डर करे हैं। स्टेशन में तो इतनी रिपोर्ट्स आई भी नहीं थी और पुलिस को इतने बड़े नंबर की उम्मीद नहीं थी, बट स्टिल ही कन्फेस्ड एवरीथिंग और उसने वहाँ की लोकेशन भी बताई। ज़्यादातर वो रूरल एरियाज जैसे हेनान, अनहुई, शैंडोंग और हेबे में ही लोगों को टारगेट करता था, एज इट वॉज ईजी टू गेट आउट ऑफ देयर। और उसके 4 साल के रैम्पेज में बस 5 ही लोग यांग के चंगुल से भाग पाए थे, जिन्हें यांग ने ढूंढने की कोशिश करी थी, बट वो नाकाम रहा इस चीज में। और एंड में जब पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने इतने सारे क्राइम क्यों करे, वाई, तो यांग ने अपनी पूरी पर्सनैलिटी, अपने सारे प्योर एवल डीड्स का, उसने अपनी सारी काली करतूतों का दोष दिया अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को। यांग हाओदूशी न्यूज़पेपर की रिपोर्टर ने कहा दैट हिज गर्लफ्रेंड ब्रोक अप विथ हिम। बिकॉज ऑफ दिस, as a result, Yang developed a vengeful attitude towards society and committed the crimes. So on Feb 1st, 2004, Yang को सीधा फांसी की सजा सुनाई गई थी by Luhua City People Court और 14th February 2004 को he was executed by firing squad even though he was supposed to be hanged. See, Yang was an oddball. बचपन से ही वो लोगों से घुल मिल नहीं पाता था और उसके घर वालों ने भी उसे घर से निकाल दिया था. But this does not give him any right to attack anyone. He was so cruel. उसने एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ ऐसा करा. Jesus man. No matter how hard life is on you, तुम एक दूसरे आदमी की जान नहीं ले सकते हो. You're not God. और जाते हुए भी यांग ने अपनी गलती कभी नहीं मानी और उससे अपने आप में कभी कोई गलती महसूस नहीं हुई. But with that, यांग ज़ेनहाई का केस यहीं पे समाप्त होता है. See, this is a Chinese case, right? And सच बात बोलो तो मुझे ज़्यादातर चाइनीज़ क्राइम्स के बारे में पता नहीं है या फिर मेरे को चाइनीज़ किलर्स के बारे में पता नहीं है. सो इफ़ यू गाइज नो एनी, प्लीज़ रिकमेंड मी. एंड ऑल्सो सॉरी बिकॉज आई एम 100% श्योर आई प्रोनाउंस्ड एवरीथिंग रॉन्ग. बट सब्सक्राइब टू मी बिफोर आई हिट 1 million guys. And I hope that each and every one of you is happy. Please keep your loved ones very close to you. And I will see you very, very soon. Bye bye.